अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू सेशन। आज के इस लेक्चर में हम अपने प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेशन सेटअप करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस क्रिएट की थी। आज हम उस प्रोजेक्ट के लिए अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ASP.NET MVC जो टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे उसमें जो फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है। उन्हें डिस्कस करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेशन को सेटअप कर लेंगे और फिर आने वाली वीडियोस में हम उन्हें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कंटिन्यू विदाउट कोड के ऊपर क्लिक करें, फाइल्स के ऊपर जाएं, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें जिसको आपने यूज़ करते हुए अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम ASP.NET MVC को यूज़ करते हुए अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो लिहाजा मैं यहाँ से वो वाली टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे टाइप करें ASP.NET, तो उस से रेलिवेंट जितनी भी टेम्पलेट्स होंगी वो आपके पास नीचे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी। हमने कोर को नहीं यूज़ करना, हम नॉन कोर MVC को यूज़ करना है, तो आप वो वाली यहाँ से सिलेक्ट कर लें। स्क्रॉल करें जी, ASP.NET वेब एप्लीकेशन विद .NET फ्रेमवर्क, ये वाली आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और इसमें भी देखें आप, ये दो वर्जन है, एक C# बेस्ड है और एक विजुअल बेसिक है। और जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो C# है, VB नहीं हम यूज़ करेंगे। तो लिहाजा आप इसके ऊपर क्लिक करें और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लें। हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वही आप इसका भी नाम रख लें, ब्लड डोनेशन वेब साथ में लिख लें, ये वेब लेयर है। हम लेयर्स स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करेंगे, तो लिहाजा मैंने इसका नाम वेब रख दिया है। अब यहाँ से आप अपना पास सेलेक्ट कर लें। ये जो हमने पहले फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ये हमने बनाए हुए थे पहले से। डेटाबेस में हमने अपनी डेटाबेस ऐड कर ली थी और अब एप्लीकेशन को हम सेटअप करना चाह रहे हैं, तो एप्लीकेशन के अंदर ये हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। ये फोल्डर सेलेक्ट करें, ठीक है, ये बात हमारे पास सेलेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, और ये आपके पास नेक्स्ट विंडो आ गई। अब आपने इसमें से, चूंकि हमने MVC टेम्पलेट को यूज़ करना था, एम्प्टी नहीं हमने लेना, ना हम वेब फॉर्म बना रहे हैं, ना हम API क्रिएट कर रहे हैं। अब आपने MVC को यहाँ से सेलेक्ट करना है और ये HTTP ऐसा ये सिक्योर रिक्वेस्ट के लिए होती है, लेकिन चूंकि हमने अपने PC के ऊपर वर्क करना है, तो लिहाजा आप इसे अनचेक कर दें ताकि ये हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज ना आए। इसे अनचेक करें, उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दें। ये कुछ टाइम लेने के बाद आपके पास क्रिएट हो जाएगा। जी, आपके पास एप्लीकेशन क्रिएट हो, ये राइट साइड पे देखिए आपके पास ये सारा प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आ रही है। उसमें तमाम फाइल्स और फोल्डर्स आ रहे हैं जो MVC का पैटर्न जो हमने वहाँ से सेलेक्ट किया था, MVC वाली टेम्पलेट, तो उसकी वजह से ये सारा आपके पास उसका स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। ये मॉडल भी कंट्रोल है, ठीक है। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि ये क्या होती है। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करें, डबल क्लिक करें, तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, यानी इस एप्लीकेशन की जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हवाले से आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल असेंबली नेम कौन सा है जो हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस कौन सी है, ये नेम स्पेस ये आपकी ग्लोबल डॉट, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, तो ये जो आपके पास ये वाली है, ये नेम स्पेस ये वो वाली आ रही है आपके पास, ठीक है। तो ये आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद वो जब हम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे भी नीचे आ रहा था कि आपने .NET फ्रेमवर्क कौन सा select किया है, आप यहाँ से चेंज वगैरह भी कर सकते हैं।
लिखा किया, ठीक है। उसके बाद इसकी आउटपुट कौन सी है, लाइब्रेरी टाइप या विंडो एप्लीकेशन या कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन के हवाले से जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन ये दिखाता है। उसके बाद ये डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं, अब आप इसको भी फर्दर एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे ये बिल्ड है तो यहाँ पे अब आप किस पीसी के लिए, अगर किसी स्पेसिफिक के लिए कर रहे हैं 64 बिट के लिए या 32 बिट के लिए, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर सभी के लिए है तो आप यहाँ पे एनी रख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक का भी, पब्लिक जब आप पब्लिक इसे पब्लिश करने लगेंगे तो आप यहाँ से आप इन टैब्स को एक्सप्लोर करके उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है रेफरेंस। रेफरेंस क्या है कि जब हम एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस प्रोजेक्ट को अगर हमने इस एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना हो तो उसका रेफरेंस ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ रेफरेंस ये पहले से ऐड है हमारे पास, ठीक है, ये वाले। अब अगर हमने खुद अगर कोई अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसका ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सिंपली राइट क्लिक करेंगे और ऐड रेफरेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वो लिस्ट शो हो जाएगी जो जो प्रोजेक्ट इसमें पड़े होंगे, ठीक है। अगर उसे हमने ऐड करना हो और इसमें यूज़ करना हो तो हम वहाँ पे चेक करके ओके करेंगे तो वो हम उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है ऐप डाटा। अब ये ऐप डाटा ये एम्प्टी है फोल्डर, ये हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी डाटा होता है वो इसके अंदर आ जाता है। जैसे MDF फाइल हमारे पास जो होती है या लोकल DB की इंफॉर्मेशन जो होती है वो सारी इस फोल्डर के अंदर हमारे पास आ जाती है। उसके बाद ऐप स्टार्ट, एप्लीकेशन स्टार्ट का ये फोल्डर है, तो इसके अंदर ये डिफरेंट फाइल्स है हमारे पास, जैसे बंडल कॉन्फ़िगरेशन, फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन और रोड कॉन्फ़िगरेशन। या हम इसे वैसे कह सकते हैं कि ये जो फोल्डर है ऐप स्टार्ट का, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल्स होती हैं उनको मेंटेन करता है अपने पास, ठीक है। अब ये बंडल फाइल्स क्या, बंडल कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि ये हमारे पास जितनी भी ये फाइल्स और पड़ी हुई हैं CSS की, जावास्क्रिप्ट की, उनको अलग अलग जब रिक्वेस्ट भेजता है यूज़र हमारा सर्वर के ऊपर तो एक एक करके नहीं आती बल्कि उनका एक बंडल बना के आती है। तो ये देखिए एक बंडल बना हुआ है, ठीक है। तो ये बंडल प्रोटेक्शन, तो ये सारी उसका बंडल बना है, तो ये बंडल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि वो एक एक नहीं आएंगे बल्कि पूरा बंडल बन के आएगी, एक पैकेट बन के आएगी हमारे पास, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। उसके बाद फ़िल्टर कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमने कोई फ़िल्टर्स लगाने हों ऑथराइजेशन के लिए या एक्सेशन हैंडलिंग के लिए तो वो हम इस फाइल के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है रोड कॉन्फ़िग, ये हमारे रोड को कॉन्फ़िगर करने के लिए, यानी सबसे पहले जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो किस वे से या किस पाथ के ऊपर स्टार्ट होती है। हमारा एक होम कंट्रोलर होता है, उसके अंदर एक इंडेक्स का एक्शन बना होता है, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास आती है, होम कंट्रोलर के अंदर, होम कंट्रोलर के पास, फिर उसके अंदर बना हुआ इंडेक्स का एक्शन जो होता है उसके पास, तो फिर वो जो उसके अंदर लिखा होता है वो सारा रिस्पॉन्स चला जाता है हमारी क्लाइंट की मशीन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने रोड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक पाथ सेट किया हुआ है कि जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाएगी वो किसके पास जाएगी, होम कंट्रोलर, और उसके अंदर बना हुआ इंडेक्स का एक्शन जो है उसके पास जाएगी, ठीक है जी। ये हमारे पास 3 फाइल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंटेंट का फ़ोल्डर। अब ये कंटेंट का फ़ोल्डर क्या क्या अपने पास रखता है, ये अपने पास स्टैटिक फाइल्स जो होती हैं हमारी उसको मेंटेन करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बूटस्ट्रैप, अब ये बूटस्ट्रैप की फाइल्स कहाँ से आ रही हैं, जब हमने MVC को वहाँ से सेलेक्ट किया था, MVC वाली टेम्पलेट को, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये भी आ जाती हैं अपने पास, ये इसके अंदर आ जाती हैं इस टेम्पलेट को, उस टेम्पलेट को यूज़ करने की वजह से, ठीक है। तो अब हम अपने बूटस्ट्रैप की कोई भी क्लासेस यूज़ करना चाहें तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसने फाइल्स इसके अंदर ऐड कर दी हुई है, इसका सेटअप पहले से बना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कंटेंट का फोल्डर अपने पास स्टैटिक फाइल्स को मेंटेन, हम खुद का भी यहाँ पे कस्टम फोल्डर बना के वहाँ पे अपनी भी फाइल्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि अब हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंट्रोलर। कंट्रोलर का फोल्डर जैसे MVC, ये उन दोनों में से C जो लास्ट वाला है उसका मतलब है कंट्रोलर, ठीक है। M से मुराद मॉडल और V से मुराद व्यूज़ और C से मुराद कंट्रोलर, ठीक है। ये एक पिलर है MVC का। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं वो हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है होम कंट्रोलर, ये देखें। अब वो जब से रोड कॉन्फ़िग था इसके अंदर, ये देखें होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स का जो एक्शन बना हुआ है उसको उसने कॉल करना था। अब ये देखें होम कंट्रोलर है, ठीक है। तो ये कंट्रोलर उसके आगे ये उसका नाम लिखा हुआ है ताकि वो पहचाना जाए कि ये एक कंट्रोलर है, होम होम कंट्रोलर है, उसके अंदर इंडेक्स
ठीक है। इसके अगर आप व्यू पे ऊपर जाना चाहें, देखना चाहें इसके अंदर है क्या, राइट क्लिक करें और गो टू व्यू करें। ठीक है, तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो अब जब हम रन करेंगे तो वो ये वाला पेज ओपन होगा हमारे पास। ठीक है, अभी हम रन करके देखेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें, ये डिफरेंट एक्शन बने हुए हैं। एक्शन से मुराद क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कंट्रोलर से क्या मुराद है। कंट्रोलर बेसिकली एक क्लास ही है, सी शार्प बेस्ड जो क्लास है, जो कि कंट्रोलर से इनहेरिटेड है। इससे इनहेरिट होने का मतलब क्या है कि अब इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो सारी इस क्लास के अंदर आ गई है। अगर आप देखना चाहें कि होम कंट्रोलर के अंदर क्या है, तो इसके राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन के ऊपर जाएं, तो आप देख सकेंगे कि ये कंट्रोलर है क्या, यानी ये सुपर क्लास है, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, अब ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पहले से बनी हुई है, बस इसने इनहेरिट किया हुआ था। ये खुद ब खुद ही कर देता है जब आप एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, आपको नहीं करनी पड़ती ये इनहेरिट। ठीक है, उसके अंदर ये आगे आ जाता है ये एक्शन। अब हम इसके अंदर जो बने होते हैं बेसिकली ये मेथड ही है जो आपने सी शार्प में पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये एक ख़ास किस्म का एक मेथड है जो कि रिटर्न टाइप क्या है उसकी, एक्शन रिजल्ट, और जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो एक व्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम व्यू पे ऊपर भी जाते हैं कि व्यू क्या है। बेसिक बस ये क्या है कि ये एक व्यू को रिटर्न करा है और ये अपना आप में ये एक मेथड है। ठीक है, जिसे हम एक्शन का नाम दे रहे हैं अपनी एमवीसी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है जी, अब इस तरह हम और भी क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक एक्शन है। ठीक है, ये भी एक एक्शन है, ये अबाउट था और ये कंटेंट था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फोल्डर आता है फाउंड का। फाउंड में क्या है, ग्लिफ आइकन्स। अगर आपने ग्लिफ आइकन को यूज़ करने हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी फाइल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हुई है पहले से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मॉडल्स। अब ये क्या है, अगर हमने अपने डेटाबेस को इसके अंदर यूज़ करना हो तो वो हम इस फोल्डर के अंदर हम उसका इंफॉर्मेशन या उसका डाटा हम इसमें रख सकते हैं। जो हमारे पास एंटिटी या जो टेबल्स वगैरह होते हैं उसको हम इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, वैसे हम इसके अंदर नहीं रखेंगे, हम एक और लेयर बनाएंगे उसके अंदर रखेंगे, वो भी हम देखेंगे बाद में। उसके बाद स्क्रिप्ट्स। अब जो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट्स हैं उसकी जो फाइल्स हैं तो वो सारी किस फोल्डर के अंदर आती हैं, और ये भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आई हुई है। हम अपनी कस्टम भी बना सकते हैं। यहाँ पे फाइल, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड के ऊपर जाएं और यहाँ पे अपन अपनी वो जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड कर सकते हैं कस्टम। ठीक है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ऐड है जावास्क्रिप्ट। अब आप जावास्क्रिप्ट की कोई भी फंक्शन उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी फाइल्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एम भी हो गया हमारे पास मॉडल, वी था हमारे पास व्यूज़। अब ये देखें, अब जो हमारे पास कंट्रोलर बना होगा जिस नाम के साथ, उसी नाम के साथ हमारे पास व्यू में एक फ़ोल्डर भी बना होगा। जैसे ये देखें होम है और होम नाम से हमारे पास एक फ़ोल्डर भी क्रिएट हुआ है। अब होम कंट्रोलर के अंदर जो भी एक्शन बने हुए थे, हर एक्शन के लिए आपके पास एक एक पेज भी बना हुआ है। ये देखें, जैसे अबाउट, कंटेंट और इंडेक्स। यहाँ पे ये देखें, ये एक एक्शन था हमारे पास इंडेक्स के नाम से, इस इंडेक्स के नाम से हमारे पास इंडेक्स का पेज भी बना हुआ है। ठीक है, ये अबाउट है और अबाउट के नाम से हमारे पास एक पेज भी बना हुआ है, एक फाइल बनी हुई है। ठीक है, एक व्यू बना हुआ है जो कि जिसकी एक्सटेंशन है CSHTML। HTML आपको सिंपली पता है कि जिसमें हम अपनी HTML का कोड वगैरह लिखते हैं, और CS से मुराद सी शार्प। यानी ये दोनों मिलके हमें क्या बता रहे हैं कि इस फाइल के अंदर आप सी शार्प का कोड भी लिख सकते हैं और अपनी HTML का कोड भी लिख सकते हैं। जैसे ये देखें, ये सी शार्प का ये कोड लिखा हुआ है और ये जो टैग लिखा हुआ है P, ये आपको पता है कि ये HTML का है। ठीक है, अब ये व्यू बैग जो हमने लिखा हुआ है ये भी सी शार्प का ही है। ठीक है, यानी अब आप इन दोनों कोड को मिक्स कर सकते हैं इस फाइल के अंदर। ठीक है, ये किससे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि ये इसकी एक्सटेंशन ही CSHTML है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास व्यू के अंदर एक और फोल्डर आता है शेयर्ड के नाम से। इस शेयर्ड के फोल्डर को अगर आप ओपन करें तो इसके अंदर ये देखें दो फाइल फिर आ रही है, एक लेआउट आ रही है, एक एरर आ रही है। लेआउट को ओपन करें तो आपके पास ये देखें, ये लेआउट। अब इसके अंदर क्या होता है, अब आप देखें हमारी जो वेबसाइट होती है उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे हमारा हेडर, फुटर, नैव बार, साइड बार। अगर ये चीज़ें आपकी कॉमन है पूरी वेबसाइट में, यानी हर पेज के ऊपर आपको रिक्वायर्ड है, चाहिए, तो फिर आपको वो वाली हेडर, फुटर, साइड बार वो हर पेज के ऊपर बार बार डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हर पेज के ऊपर वो जो कॉमन डाटा होता है वो उसे आप एक फाइल के अंदर रख लें। तो वो कौन सी फाइल के अंदर आप रख सकते हैं, अगर आप MVC को यूज़ करें तो वो आप लेआउट के अंदर रख सकते हैं, यानी इस फाइल के अंदर आप रख सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो कि कॉमन है।
ठीक है। अब कॉमन इन्फॉर्मेशन इसके अंदर, अब ये जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है वो हर पेज के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि कोई, अगर आपके पास 10 पेज हैं तो आप कह रहे हैं कि 7 पेज के ऊपर तो ये इन्फॉर्मेशन आए और 3 पेज के ऊपर ना आए, तो आप इस तरह का भी काम कर सकते हैं। तो वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे वो कैसे, कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कि हमने लेआउट को वहाँ पे यूज़ नहीं करना किसी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एरर का एक पेज है, अगर आपने किसी पेज के ऊपर एरर दिखाना हो तो आप इस फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद व्यू स्टार्ट की हमारे पास फाइल आती है, ये व्यू का फोल्डर खत्म, व्यू के फोल्डर के अंदर ही है आपके पास एक होम का फोल्डर, एक शेयर का, और एक फाइल है व्यू स्टार्ट। अब व्यू स्टार्ट का क्या है, अब ये देखिए इसके अंदर हमने अपनी लेआउट लगाई हुई है हर पेज के ऊपर, यानी व्यू स्टार्ट के अंदर जिस लेआउट का पाथ हुआ मिलेगा इसे, तो वो उस लेआउट को तमाम पेज के ऊपर लगा देगा। ठीक है, अब आप देखें कि ये शेयर्ड के फोल्डर के अंदर सिर्फ एक लेआउट बनी हुई है, तो आप इसमें और भी जितनी चाहे उतनी ऐड कर सकते हैं अपनी लेआउट्स। ठीक है, यानी कॉमन डाटा आप देखिए, एक हमारे पास फ्रंट साइड होती है कस्टमर के लिए, एक बैक साइड होती है हमारी एडमिन के लिए, तो एडमिन के लिए अलग से आप बुक जो उसका जो कॉमन डाटा है वो आप एक अलग से लेआउट बना सकते हैं। जो फ्रंट है कस्टमर के लिए, उसके जो हेडर फुटर हैं उनको आप एक कॉमन है उसके लिए भी, तो उसके लिए भी आप एक अलग से एक लेआउट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट के ऊपर आपने क्या बताना है, सिर्फ एक लेआउट का पाथ दे सकते हैं कि ये तमाम पेजेस के ऊपर कौन सी लेआउट लगेगी। ठीक है जी, हमारे पास ये फाइल भी हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फाइल आती है ग्लोबल ASAX। आप ये देखें, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, ये देखें एप्लीकेशन स्टार्ट। ये अब इसके अंदर है क्या कि ये सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर कर रहा है तमाम एरियाज़ को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्लोबल फिल्टर्स को, ये जो फिल्टर की फाइल है उसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास राउट फाइल को, ये वाली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बंडल टेबल को, ये वाली फाइल। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन के ऊपर जाएं, तो आपको देखिए दोबारा उसी फाइल के ऊपर आपको ले आएगा। ठीक है, ये इसके ऊपर राइट क्लिक करें और गो टू फाइल, सॉरी, यहाँ पे राइट क्लिक करें, गो टू फाइल, तो ये देखें आपको वही बंडल डॉट कॉन्फ़िगरेशन की फाइल में ले आया है। ठीक है, तो ये उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब आप ऊपर वाले पे देखना चाहें, राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन करें, तो ये देखें आपको पास वही रोड कॉन्फ़िग की फाइल ओपन हो रही है, यानी ये वाली रोड कॉन्फ़िग, इसको भी डबल, ये देखें वही फाइल है। ठीक है, तो ये इसको यानी कि वो स्टार्ट करा उनको यहाँ पे इसके पॉइंट के ऊपर लेके आ रहा है कि हमारे पास एप्लीकेशन स्टार्ट किस तरह से होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक पैकेजेस डॉट कॉन्फिग, इसको अगर आप ओपन करें तो ये हमारे पास इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसका कौन सा हमारे पास पैकेज इंस्टॉल है, उसका कौन सा वर्जन है, टारगेट फ्रेमवर्क कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट रह गया वेब डॉट कॉन्फिग। ठीक है, इसको ओपन करें तो इसके अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये रन टाइम के कंपाइलर, रन टाइम के ऊपर जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो देखें वो पहले से ऐड है, सारी डिपेंडेंसी सारी असेंबली वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंपाइलर की इन्फॉर्मेशन कौन सा सी शार्प का कंपाइलर भी इसके अंदर ऐड है, बीबी का भी कंपाइलर इसके अंदर ऐड है। कंपाइल टाइम के ऊपर जो हमें चाहिए होती हैं चीज़ें वो इसके अंदर पहले से ऐड है। उसके बाद हम अपनी अब कनेक्शन स्ट्रिंग भी बनाएंगे डेटाबेस के साथ, जब हम अपनी कनेक्टिविटी करते हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें इस फाइल के अंदर ही ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के टैग के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।